हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपर स्टोन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 क्लास 10th का साइंस का मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जिसकी हमने लास्ट वीडियो के अंदर इंटेक्स्ट एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस देखे थे। आज हम इसके फाइनल एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आपको आने वाली सारी नोटिफिकेशंस मिल सके और वीडियो को पूरा एंड तक देखें। और चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विल गिव डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहाँ पर चार ऑप्शंस दिए गए हैं: NaCl solution and copper metal, MgCl2 solution and aluminium metal, FeSO4 solution and silver metal, AgNO3 solution and copper metal। तो आप किस तरह से बताएंगे? इस टाइप के जब भी आपको क्वेश्चंस मिलते हैं तो आपको रिएक्टिविटी सीरीज की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। अगर किसी को भी रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में नहीं पता तो आप हमारी लास्ट की वीडियोस हैं उनमें चेक कर सकते हैं। ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर किया गया है। सो यहाँ पर जो इसमें हमें बताना है तो आंसर क्या होगा, कौन सा पार्ट होगा, अगर आपको रिएक्टिविटी सीरीज पता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर पोटेशियम सबसे ज़्यादा ही रिएक्टिव एलिमेंट होता है, उसी तरह से सबसे लीस्ट जो होता है वो गोल्ड, सिल्वर होते हैं, ठीक है, और प्लेटिनम भी आप बोल सकते हैं। आंसर होगा AgNO3 सॉल्यूशन एंड कॉपर मेटल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज सुटेबल फॉर प्रिवेंटिंग एन आयरन फ्राइंग पैन फ्रॉम रस्टिंग, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा मेथड यहाँ पर होगा जिसमें जो है अगर आयरन के ऊपर रस्ट लग जाता है, मतलब आयरन जो होता है लोहे के ऊपर अगर जंग लग गया तो कौन से मेथड से आप उसको प्रिवेंट कर पाएंगे, ठीक कर पाएंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन है अप्लाइंग ग्रीस, अप्लाइंग पेंट, अप्लाइंग अ कोटिंग ऑफ जिंक और ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो हम किस तरह से करेंगे? अप्लाइंग अ कोटिंग ऑफ जिंक, ठीक है। तो इसको हम जिंक से क्यों करेंगे? वी कैन ऑल्सो अप्लाई ग्रीस एंड पेंट टू प्रिवेंट आयरन फ्रॉम रस्टिंग। लेकिन हम दोनों से ही कर सकते हैं, ग्रीस से भी कर सकते हैं, पेंटिंग से भी कर सकते हैं। हाउएवर इन केस ऑफ आयरन फ्राइंग पैन, ग्रीस एंड पेंट कैन नॉट बी अप्लाइड because when the pan will be heated and washed again and again, the coating of grease and paint would get destroyed। इसका मतलब ये है, देखो वैसे तो हम ग्रीस और पेंट दोनों से ही इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, लेकिन ये आयरन का फ्राइंग पैन है, अगर हम इसे बार बार वॉश करेंगे अगेन एंड अगेन तो इसके ऊपर से क्या है, वो ग्रीस और आयरन की ग्रीस और मतलब पेंट जो है उसकी जो कोटिंग है वो हट जाएगी, लेकिन जिंक की कोटिंग क्या वो स्टेबल रहेगी उसके ऊपर। इसीलिए क्या होगा कि आयरन के फ्राइंग पैन को हम किसे करेंगे? अप्लाइंग कोटिंग ऑफ जिंक, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 3 इज an element reacts with oxygen to give a compound with a high melting point. This compound is also soluble in water. The element is likely to be। तो हमें आंसर बताना है, कैल्शियम होगा, कार्बन होगा, सिलिकॉन होगा कि आयरन होगा, ठीक है। इनमें से ऑप्शंस दिए गए हैं, कौन सा जो एलिमेंट है जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेगा और उसके बाद उसका मेल्टिंग पॉइंट जो वो हाई होगा और वो सोल्यूबल भी होगा। तो आंसर हो जाएगा कैल्शियम, ठीक है। बिकॉज अगर कैल्शियम जो है रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ तो वो बनाता है कैल्शियम ऑक्साइड, और वो कैल्शियम ऑक्साइड जो वो सोल्यूबल होता है पानी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। फूड कैन्स आर कोटेड विद टिन एंड नॉट विद जिंक बिकॉज। देखो जो फूड कैन्स होती हैं उनको हम टिन की कोटिंग करते हैं, जिंक की कोटिंग नहीं करी जाती। ये बताना है क्यों नहीं करी जाती, ठीक है। ए ऑप्शन है जिंक इज कॉस्टलियर देन टिन। क्या जिंक महंगा होता है? जिंक हैज ए हायर मेल्टिंग पॉइंट देन टिन, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टिन, जिंक इज लेस रिएक्टिव देन टिन, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टिन। आप देख सकते हैं रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग जिंक ज़्यादा रिएक्टिव होता है। यहाँ पर आंसर भी लिखा गया है इसका रीजन के साथ। फूड कैन्स आर कोटेड विद टिन नॉट विद जिंक बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टिन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। यू आर गिवन अ हैमर, a battery, a bulb, wires and a switch. So first part is how could you use them to distinguish between samples of metals and non-metals। ठीक है, आपके पास हैमर मतलब हथौड़ी है, बैटरी है, बल्ब है, वायर्स है, स्विच है। आप उसको किस तरह से यूज़ करेंगे कि मेटल्स और नॉन मेटल्स में आप डिस्टिंग्विश कर पाएँ, ठीक है। तो इसका आंसर देख लेते हैं। विद द हैमर वी कैन बीट द सैम्पल्स। इफ इट कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स देन द मेटल इज मेलिएबल, ठीक है। तो सिंपली देखो हैमर है, अगर हम उसे मेटल कोई भी चीज़ है उसके ऊपर बीट करेंगे तो उसकी हम शीट्स बना सकते हैं। अगर उसकी शीट्स बन जाती है तो वो मेटल है, अगर उसकी जो शीट्स है वो नहीं बनती इसका मतलब वो नॉन मेटल है। सिमिलरली वी कैन यूज़ द बैटरी
bulb, wires and a switch to set up a circuit with the sample. If the sample conducts electricity then it is a metal, otherwise it is a non-metal. बैटरी, बल्ब, वायर्स, स्विच से आप क्या बना सकते हैं, एक सर्किट, और जब सर्किट बन जाएगा तो उसमें से क्या होगा, हम इलेक्ट्रिसिटी चेक करेंगे कि बल्ब जो है वो ग्लो करेगा कि नहीं, मतलब जो सर्किट है उसमें से इलेक्ट्रिसिटी जो कंडक्ट होएगी कि नहीं, अगर कंडक्ट होएगी तो इसका मतलब वो मेटल है, अगर नहीं कंडक्ट होएगी तो वो नॉन मेटल है। ये सारे डिफरेंसेस हम पढ़ चुके हैं अपने लास्ट की वीडियोस के अंदर। सो नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर इसका 5th का बी पार्ट, assess the usefulness of these tests in distinguishing between metals and non-metals. So answer होगा the above tests are useful in distinguishing between metals and non-metals as these are based on physical properties, no chemical reaction are involved in these tests. मतलब इनमें इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि जो आपको चीज़ें दी गई हैं जैसे हैमर, बैटरी, बल्ब, वायर्स एंड स्विच, क्या उससे आपको डिस्टिंग्विश कर पा रहे हैं, उससे आप डिफरेंस बता पा रहे हैं कि मेटल कौन सा होगा और नॉन मेटल कौन सा होगा। ठीक है, ये ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हम इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बता सकते हैं। ठीक है, जैसे हैमर दिया गया है तो हैमर से अगर हम किसी भी मेटल के ऊपर अगर हम उसे बीट करते हैं तो हमें साउंड भी प्रोड्यूस होएगी। ठीक है, तो क्या हो गया कि ये एक टाइप का मेटल है, तो इसमें केमिकल रिएक्शन की तो कोई नीड नहीं थी, फिजिकल प्रॉपर्टी से ही हमने इसको डिस्टिंग्विश कर लिया था। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, What are amphoteric oxides? Give 2 examples of amphoteric oxide. ठीक है, अब amphoteric oxides वो oxides होते हैं जिनका behavior मतलब वो जो दोनों की तरह behave करते हैं, acidic भी और basic भी। ठीक है, so those oxides that behave as both acidic and basic oxides are called amphoteric oxides. Example हो जाएंगे aluminium oxide, Al2O3 एंड जिंक ऑक्साइड दैट इज ZnO। ठीक है, सो यहाँ पर दो होते हैं जिनका बिहेवियर एसिडिक और बेसिक दोनों की तरह शो होता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7th, नेम 2 metals which will displace hydrogen from dilute acids and 2 metals which will not। ठीक है, तो हमें यहाँ पर 2 metals बताने हैं जो मतलब डिस्प्लेस करते हैं हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड्स और 2 ऐसे मेटल जो नहीं करते। ठीक है, उनके नाम बताने हैं। सो आंसर देखते हैं, मेटल्स दैट आर मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन डिस्प्लेस इट फ्रॉम डाइल्यूट एसिड। तो यहाँ पर भी आपको जो है रिएक्टिविटी सीरीज का कंसेप्ट ही पता होना चाहिए। जो मेटल जो है अगर ज़्यादा रिएक्टिव है हाइड्रोजन से तो वो डिस्प्लेस कर देंगे, ऑब्वियस सी बात है, और जो मेटल्स जो है हाइड्रोजन से नीचे आते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में, ठीक है, तो वो क्या होंगे, वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे। तो मेटल्स दैट आर मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन डिस्प्लेस इट फ्रॉम डाइल्यूट एसिड, फॉर एग्जांपल सोडियम हो जाएगा, पोटेशियम हो जाएगा। ठीक है, और लेस रिएक्टिव जो होंगे वो होंगे कॉपर एंड सिल्वर। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है एग्जाम्स में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8, इन द इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ अ मेटल M, मेटल कोई भी M लिया है, व्हाट वुड यू टेक एज द एनोड, कैथोड एंड द इलेक्ट्रोलाइट। तो अब हमें यहाँ पर मेटल दिया हुआ है तो हमें ये पूछा गया कि एनोड पे क्या रखा जाएगा, कैथोड पे क्या रखा जाएगा। ठीक है, इसी तरह से, और इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा ये बताना है हमें। सो इन द इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ ए मेटल M, एनोड पे होगा इम्प्योर मेटल और कैथोड पे होगा थिन स्ट्रिप ऑफ प्योर मेटल। तो आपको ध्यान रखना है एनोड पे इम्प्योर मेटल होना चाहिए और कैथोड पे प्योर मेटल होना चाहिए। और इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा, सॉल्यूशन ऑफ ए सोल्ट ऑफ ए मेटल M, जो भी सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है, वो इलेक्ट्रोलाइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9, प्रत्यूष took sulfur powder on a spatula and heated it. He collected the gas evolved by inverting a test tube over it as shown in the figure below. So यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, so next question is question number 9, Pratyush took sulfur powder on a spatula and heated it. He collected the gas evolved by inverting a test tube over it as shown in the figure below. तो यहाँ पर आप एक फिगर देख पा रहे हैं, यहाँ पर स्पेचुला के अंदर सल्फर पाउडर लिया है जो एक तरह का नॉन मेटल होता है और नीचे से बर्नर को ऑन किया गया, उसे हीट किया गया है। सो यहाँ पर क्या क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट विल बी द एक्शन ऑफ अ गैस ऑन ड्राई लिटमस पेपर। तो वो कह रहे हैं यहाँ पर जो अगर हम सल्फर पाउडर को बर्न करेंगे, ठीक है, जैसे हमने बर्न किया तो कौन सी गैस प्रोड्यूस हुई और उस गैस का जो है वो एक्शन ड्राई लिटमस पेपर पे क्या होगा। सो आंसर हो जाएगा देयर विल बी नो एक्शन ऑन ड्राई लिटमस पेपर, तो कोई भी एक्शन नहीं होगा। नेक्स्ट पार्ट इज मोइस्ट लिटमस पेपर। ठीक है, पहले ड्राई था अब मोइस्ट है। सो सिंस द गैस इज सल्फर डाइऑक्साइड, गैस तो SO2 है, ठीक है, क्योंकि हमने सल्फर पाउडर की हीट किया तो S+O2 क्या हो जाएगा, SO2। ठीक है, तो गैस आ गई सल्फर डाइऑक्साइड। इट टर्न्स मॉइस्ट ब्लू लिटमस पेपर टू रेड
बिकॉज सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विद मॉइस्चर टू फॉर्म सल्फरस एसिड का। ठीक है, यहाँ पर रिएक्शन बी पार्ट में बतानी है हमें, राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन टेकिंग प्लेस। अब यहाँ बतानी है जो रिएक्शन हुई है। देखो फर्स्ट यहाँ पर H+O2 होएगा, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, देन SO2 वाटर के साथ जब रिएक्ट करेगा, ठीक है, वाटर के साथ, मॉइस्चर के अंदर वाटर प्रेजेंट होता है, ठीक है। सो यहाँ पर बन जाएगा सल्फरस एसिड और जिसका फॉर्मूला होता है H2SO3, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 10, स्टेट 2 वेज टू प्रिवेंट द रस्टिंग ऑफ आयरन। अब देखो जब जंग लग जाता है आयरन के ऊपर, लोहे के ऊपर, सो कौन कौन से मेथड्स होते हैं उसे प्रिवेंट करने के लिए, यहाँ पर हमें 2 मेथड्स बताने हैं, 2 वेज बताने हैं। सो आंसर हो जाएगा ऑयलिंग, ग्रीजिंग, पेंटिंग, ठीक है। बाय अप्लाइंग ऑयल, ग्रीज और पेंट द सर्फेस बिकम्स वाटर प्रूफ एंड the moisture and oxygen present in the air cannot come into direct contact with the iron, hence rusting is prevented। तो आप ऑयलिंग, ग्रीजिंग, पेंटिंग से क्या कर सकते हैं, आयरन की रस्टिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं। और नेक्स्ट मेथड है गैल्वेनाइजेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सो आयरन आर्टिकल को हम गैल्वेनाइज किस तरह से करते हैं, उसके ऊपर जिंक की कोटिंग कर देते हैं, ठीक है, जो हमने अभी लास्ट के क्वेश्चंस में भी देखा है कि जिंक की कोटिंग करने से जो है रस्टिंग ऑफ आयरन को प्रिवेंट किया जाता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11, What type of oxides is formed when non-metals combine with oxygen? तो यहाँ पर बताना है कि जब नॉन मेटल कंबाइन करेगा ऑक्सीजन के साथ तो कौन से टाइप के ऑक्साइड बनते हैं, एसिडिक या बेसिक, ठीक है। तो नॉन मेटल्स जब कंबाइन होते हैं ऑक्सीजन के साथ तो वो बनाते हैं एसिडिक ऑक्साइड, और जब मेटल्स कंबाइन होते हैं ऑक्सीजन के साथ तो वो बनाते हैं बेसिक ऑक्साइड्स, ठीक है। ये क्वेश्चन 1 नंबर में पूछ लिया जाता है। सो यहाँ पर एग्जाम्पल भी दे दिया, सल्फर प्लस O2 that is oxygen will give you out SO2 acidic in nature, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, गिव रीजंस प्लेटिनम, गोल्ड, सिल्वर आर यूज टू मेक ज्वेलरी, ठीक है। इनकी ज्वेलरी क्यों बनाई जाती है, बिकॉज दे आर वेरी लस्ट्रस, शाइनी होते हैं, ऑल्सो दे आर वेरी लेस रिएक्टिव एंड डू नॉट करोड इजिली, और ये बहुत ही कम रिएक्टिव होते हैं और ये इजिली से करोड भी नहीं होते, खराब भी नहीं होते जल्दी से। नेक्स्ट पार्ट इज सोडियम, पोटेशियम एंड लिथियम आर स्टोर्ड अंडर ऑयल या कैरोसिन ऑयल आप कह सकते हैं। क्वेश्चन हम बहुत बार देख चुके हैं अपने लास्ट की वीडियोस में, बिकॉज सोडियम, पोटेशियम और लिथियम क्या होते हैं, बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। और ये जो होते हैं बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, वेरी हाईली रिएक्टिव मेटल्स, और इनको अगर हम ओपन में रखें तो ये फायर को भी ईजिली कैच कर लेते हैं। सो इनको कैरोसिन ऑयल के अंदर ही रखा जाता है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट इज सी पार्ट, एल्यूमिनियम इज अ हाईली रिएक्टिव मेटल येट इट इज़ यूज टू मेक यूटेंसिल्स फॉर कुकिंग। देखो एल्यूमिनियम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होता है, लेकिन इसे जो है बर्तन बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है, जो कुकिंग में यूज़ होते हैं। क्यों किया जाता है ऐसा, आंसर देखते हैं। दो एल्यूमिनियम इज़ अ हाईली रिएक्टिव मेटल, इट इज़ रेजिस्टेंट टू कोरोजन, ठीक है। अब क्या होता है, कोरोजन इससे नहीं होता, वैसे तो हाईली रिएक्टिव मेटल होता है। दिस इज बिकॉज एल्यूमिनियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर टू फॉर्म अ थिन लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। जब भी एल्यूमिनियम रिएक्ट करता है, मैं रिएक्शन लिख रही हूँ ऑक्सीजन के साथ, तो ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है जिसका फॉर्मूला होता है Al2O3, ठीक है। सो दिस ऑक्साइड लेयर इज वेरी स्टेबल एंड प्रिवेंट फर्दर रिएक्शन ऑफ एल्यूमिनियम विद ऑक्सीजन। तो जो लेयर बनती है एल्यूमिनियम ऑक्साइड की वो बहुत ही मतलब ज़्यादा स्टेबल होती है लेयर, और जिसकी वजह से आगे एल्यूमिनियम जो है वो फर्दर रिएक्शन नहीं कर सकता ऑक्सीजन के साथ। ऑल्सो इट इज़ लाइट in weight and a good conductor of heat, so it is used to make cooking utensils। so next part देखते हैं यहाँ पर, carbonate and sulfide ores are usually converted into oxide during the process of extraction। तो आंसर देख लेते हैं, carbonate and sulfide ores are usually converted into oxide during the process of extraction because metals can be easily extracted from their oxides rather than from their carbonate and sulfide ores, ठीक है। सो मेटल को उनके ऑक्साइड से इजीली एक्सट्रैक्ट किया जाता है रादर देन कार्बोनेट्स एंड सल्फाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, यू मस्ट हैव सीन टार्निश्ड कॉपर वेसल्स बीइंग क्लीन्ड विद लेमन और टैमरिंड जूस, एक्सप्लेन वाई दीज सोर्स सब्सटेंसेस आर इफेक्टिव इन क्लीनिंग द वेसल्स। अब देखो कॉपर की जो वेसल्स हैं वो ख़राब हो जाती हैं और उनको क्लीन करने के लिए हम लेमन या फिर टैमरिंड जूस का यूज़ करते हैं, मतलब जिनमें सिट्रिक एसिड होता है। सो ऐसा क्यों किया जाता है, सो आंसर होगा कॉपर रिएक्ट्स विद मोइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर टू फॉर्म कॉपर कार्बोनेट and as a result copper vessel loses its shiny brown surface forming a green layer of copper carbonate।
द citric acid present in the lemon or tamarind neutralizes the basic copper carbonate and dissolve the layer. तो जो यहाँ पर citric acid और tamarind juice का यूज़ है वो बेसिकली न्यूट्रलाइज कर देते हैं इसके इफेक्ट को, ठीक है, और जो लेयर बनती है इस पर वो उससे बेसिकली डिजॉल्व हो जाती है. दैट इज वाई tarnished copper vessels are cleaned with lemon or tamarind juice to give the surface of the copper vessels its characteristics luster. ठीक है. So next question is question number 14. Differentiate between metal and non-metal on the basis of their chemical properties. तो यहाँ पर हमें डिफरेंस बताना है केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे. सो बहुत सिंपल है, ये हम देखते जाते हैं लाइन बाय लाइन. मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, फॉर एग्जाम्पल Na+, और नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सपोज O2 माइनस एग्जाम्पल हो गया. नाउ जब ये रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ तो बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं, और जब नॉन मेटल्स रिएक्ट करते हैं तो वो एसिडिक या न्यूट्रल ऑक्साइड बनाते हैं. फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है Na+O2 दैट विल गिव यू आउट Na2O, ठीक है, और यहाँ पर C+O2 CO2. अब एक चीज़ ध्यान रखनी, जो मेटल्स हैं वो आयनिक बॉन्ड बनाते हैं और जो नॉन मेटल्स हैं वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं. नेक्स्ट पॉइंट, दे रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स. एग्जाम्पल लिखा है यहाँ, और दे डू नॉट रिएक्ट विद वाटर. तो नॉन मेटल्स वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते. सो नेक्स्ट पॉइंट इज दे रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड्स टू फॉर्म अ सोल्ट एंड इवोल्व हाइड्रोजन गैस. जब मेटल रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ तो सोल्ट देते हैं और हाइड्रोजन गैस, बट नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड. ये ध्यान रखना है, नॉन मेटल्स डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते, ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट, दे रिएक्ट विद सोल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल्स. Depending on their reactivity, displacement reaction can occur. ठीक है. Next is non-metals. These react with the salt solution of non-metals. Next, they act as reducing agents. Metals reducing agent की तरह act करते हैं, और ये भी बोल सकते हैं metal lose करते हैं इलेक्ट्रॉन, that's why इनके ऊपर positive charge आता है. इसी तरह से non-metals are oxidizing agents, और ये gain करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, इसीलिए इनके ऊपर negative charge आता है. Next question is question number 15. A man went door to door posing as a goldsmith. He promised to bring back the glitter of old and dull gold ornaments. An unsuspecting lady gave a set of gold bangles to him, which he dipped in a particular solution. The bangles sparkled like new, but their weight was reduced drastically. The lady was upset, but after a futile argument, the man beat a hasty retreat. Can you play the detective to find out the nature of the solution that he had used? तो क्वेश्चन ये है कि एक गोल्डस्मिथ होता है, वो डोर टू डोर जाता है, ठीक है, तो वो क्या करता है, एक लेडी से उसके जो है पुराने ऑर्नामेंट्स कहता है आप दिखाइए, और उसके बाद वो बोलता है कि वो एक सोल्यूशन के अंदर डाल देता है उसे, ठीक है, बेंगल्स होती है गोल्ड की. तो उसके बाद क्या होता है, जब वो लेडी उससे बेंगल्स लेती है तो उसका वेट जो है वो रिड्यूस हो जाता है, ठीक है. उसके बाद वो आपस में उनका आर्ग्यूमेंट होता है, बिकॉज लेडी को लगता है कि उसका वेट कम कैसे हो गया. तो हमें ये डिटेक्ट करना है, तो जिस सॉल्यूशन में उसने डाला था वो सॉल्यूशन कौन सा था, हमें आंसर इस चीज़ का करना है. सो आंसर होगा यहाँ पर, ही मस्ट हैव डिप्ड द गोल्ड मेटल इन द सॉल्यूशन ऑफ एक्वा रीगिया, ठीक है. दैट इज अ मिक्सचर ऑफ HCl, कंसनट्रेटेड HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड. तो जो वो गोल्ड स्मिथ था उसने क्या किया कि जो गोल्ड की चीज़ है, बेंगल्स हैं, उसको उसने किस में डाला था, एक्वा रीगिया के अंदर. और एक्वा रीगिया बेसिकली जो होता है वो दो एसिड से मिलके बनता है, ठीक है, और वो बहुत ही ज़्यादा कंसनट्रेटेड एसिड होते हैं जिनकी रिएक्शन बहुत जल्दी हो जाती है. सो एक्वा रीगिया इज़ अ फ्यूमिंग हाईली कोरोसिव लिक्विड, इट डिसॉल्व गोल्ड इन इट, ठीक है. तो ये हमने अपनी लास्ट की वीडियो में भी इसके बारे में देखा था, एक्वा रीगिया के बारे में. इसमें क्या होता है, इवन ये गोल्ड को भी डिसॉल्व कर लेता है. डिपिंग द गोल्ड ऑर्नामेंट्स इन एक्वा रीगिया, द आउटर लेयर ऑफ गोल्ड गेट्स डिसॉल्व्ड एंड द इनर शाइनी लेयर अपीयर्स, ठीक है. सो दैट्स व्हाई द वेट ऑफ द गोल्ड ऑर्नामेंट रिड्यूस्ड. तो यहाँ पर हमसे बेसिकली पूछा गया था कौन सा सोल्यूशन होगा, तो आप आंसर करेंगे एक्वा रीगिया होगा, ठीक है. और एक्वा रीगिया दो एसिड से मिलके बनता है, इसीलिए जो गोल्ड का वेट है वो रिड्यूस हो गया था. So next question is question number 16. So last question है वीडियो का, give reasons why copper is used to make hot water tanks and not steel, an alloy of iron. अब देखो यहाँ पर हमें रीज़न बताना है कि जो कॉपर है उसका यूज़ क्यों किया जाता है हॉट वाटर टैंक्स बनाने में, स्टील का क्यों नहीं किया जाता है, ठीक है. सो आंसर होगा इसका, कॉपर डज नॉट
रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, ये आपको ध्यान रखना है। इन सब के बारे में हम लास्ट वीडियोस में देख चुके हैं। अगर आपने लास्ट वीडियोस को चेक नहीं किया तो आप प्लीज़ लास्ट वीडियो को चेक कर लें, ठीक है। तो कॉपर क्या है, वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, हॉट वाटर के साथ भी रिएक्ट नहीं करता और स्टीम के साथ भी रिएक्ट नहीं करता, ठीक है। तो कॉपर एक इस टाइप का मेटल है जो नॉट हॉट वाटर, नॉट कोल्ड वाटर एंड नॉट स्टीम। हाउएवर आयरन रिएक्ट्स विद स्टीम, ठीक है। आयरन के बारे में हमने पढ़ा था, आयरन स्टीम के साथ रिएक्ट करता है। इफ द हॉट वाटर टैंक्स आर मेड ऑफ स्टील, अगर मान लो हॉट वाटर टैंक्स हमने स्टील के बना दिए, देन आयरन वुड गेट रिएक्ट वाइग्रसली विद स्टीम फॉर्म फ्रॉम हॉट वाटर, ठीक है। तो आयरन इजीली रिएक्ट कर जाएगा स्टीम के साथ, बिकॉज उसमें हॉट वाटर ही होता है स्टीम के अंदर। सो रिएक्शन इस तरह की हो जाएगी, Fe प्लस H2O स्टीम, और यहाँ पर क्या बन गया, आयरन ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। दैट इज वाई कॉपर इज यूज टू मेक हॉट वाटर टैंक्स एंड नॉट स्टील, ठीक है। तो कॉपर के ही बनाए जाते हैं, हॉट वाटर टैंक स्टील के नहीं बनाए जाते, ठीक है। सो वीडियो के लिए इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट।